हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर यूपी टेट पर्यावरण के बेस्ट 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, जो यूपी टेट सी टेट सबके लिए और सुपर टेट के लिए भी बेनिफिशियल है। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 25 और क्वेश्चन कवर कराऊंगा और आज का मेरा टॉपिक है नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, आप ये मानकर चलिए यूपी टेट में मिनिमम 2 नंबर नेशनल सिंबल से आता ही आता है। अब कैसे आता है, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डीप में होते हैं। बट जब आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 4 विकल्प है, चारों स्क्रीन पर है, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा। इसका विकल्प सही है दोस्तों ए, 22 जुलाई 1947 को। लेकिन केवल नेशनल सिंबल के बारे में इतना ही जान लेने से जितने भी नेशनल सिंबल है आपका काम नहीं चलेगा कि 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। हर बार यही क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों नहीं आएगा। तो हर क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो एडिशनल पॉइंट आप कॉपी और पेन लेके जरूर लिखिएगा, वो क्वेश्चन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बतलाने अब जा रहा हूं। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रीय ध्वज समिति या कह लीजिए फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? एक क्वेश्चन और भी आता है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ लोग सुजीता कृपलानी बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन और आता है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिजाइन किसने किया था? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों, पिंगली वेंकैया, PINGALIVENKAYA मीन्स फ्लैग कमेटी ने अडॉप्ट किया था मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग 1931 में डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, उसी को सम मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट कर लिया गया था। मॉडिफिकेशन क्या था ये एग्जाम की चीज नहीं है, फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। वहां पर बीच में जो इस टाइम आप अशोक का जो चक्र होता है वो देखते होंगे, उस टाइम पे वहां पर था चरखा, यही मॉडिफिकेशन किया गया। उसके बाद जो कांग्रेस का फ्लैग था उसी को नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के तौर पर अडॉप्ट कर लिया फ्लैग कमेटी ने, हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 22 जुलाई 1947 को। और पहली बार नेशनल फ्लैग को कब फहराया गया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। तो पहली बार दोस्तों, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इन इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड इन 1906 इन पारसी बगान स्क्वायर इन कलकत्ता बाई सचिंद्र प्रसाद बोस। मतलब पहली बार सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा 1906 में इसे भारत में फहराया गया था। एक फैक्ट और है, अनदर ट्राई कलर फ्लैग, एक दूसरा भी ट्राई कलर फ्लैग था, उसको भी स्टटगर्ट STUTTGART स्टटगर्ट, जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में फहराया था। तो अगर पूछ दे कि विदेश में सबसे पहली बार कब फहराया गया, तो 1907 में मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। भारत में सबसे पहले कब फहराया गया, सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा 1906 में। सबसे पहले कब फहराया गया, कुछ भी ना बोले, मेंशन करे भारत में या विदेश में, तो आंसर करेंगे सचिंद्र प्रसाद बोस। क्लियर? 1931 में हुआ क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल फ्लैग था, मतलब उनका जो फ्लैग था, नेशनल नहीं, उनका जो उस पार्टी का फ्लैग था, उसके बीच में वो चरखा हुआ करता था। अभी जो फ्लैग है हमारा, जहां पर चक्र है, उसकी जगह पर दोस्तों चरखा हुआ करता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य प्रतीक को कब अपनाया गया था? राजकीय प्रतीक बोलते हैं इसे। राजकीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेशनल एम्ब्लेम क्या है? अशोक स्तंभ का शीर्ष चतुर्मुख
स्तंभ शीर्ष ही नेशनल एम्बलेम है, एग्जैक्टली वही नहीं है। वहां पर नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, प्रत्येक सिक्के पर बना होता है, नोट पर बना होता है। तो वहां पर नीचे जो फूल है, फूल को हटा करके सत्यमेव जयते लिख दिया गया। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें से एक उपनिषद जिसका नाम मुंडको उपनिषद है, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। मीन्स द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोक का स्तंभ का शीर्ष चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का फोटो खींचा गया है, जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ वाराणसी में है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ के शीर्ष भाग को कहते हैं, जो संग्रहालय में दोस्तों रखा गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेशनल एम्बलेम क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम कब अपनाया गया था? जनगण मन अधिनायक जय है। इसमें कुल 13 लाइनें हैं तथा 5 पद हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जनगण मन अधिनायक जय है। तो राष्ट्रगान लिखा किसने था? यह भी एक प्रश्न है। अपनाया कब गया था? यह भी एक प्रश्न है। तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से यह लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक रचना की थी गीतांजलि, उसी से यह लिया गया। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी गीतांजलि के लिए ही मिला था। और प्रथम भारतीय है रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस सन में? 1913 में। अब इसको कब लिखा था इन्होंने? इट वॉज रिटेन इन 1911, 1911 में इसे लिखा था। और पहली बार इसे पब्लिश कब किया गया? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहली बार इसे पब्लिश किया गया था भारत विधाता टाइटल से तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में। आई रिपीट, भारत विधाता टाइटल से तत्वबोधिनी पत्रिका में इन 1912 में। और पहली बार इसे गाया गया था, जिस साल इसे लिखा गया उसी साल इसे सबसे पहले गाया गया 1911 में एट कांग्रेस सेशन कलकत्ता। कि मतलब कांग्रेस का जो सेशन हुआ करता था, अधिवेशन हुआ करता था, उसी में इसे पहली बार गाया गया था 1911 में। इसको अंग्रेजी में अनुदित किया स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तथा इंग्लिश ट्रांसलेशन 1919 में इन्होंने किया था और नाम दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नाम दिया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? इसे कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल लीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल लीजिए। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों अपनाया गया था। और दोनों में ये नहीं बोल सकते हैं कि राष्ट्रगान का स्टेटस बड़ा है या राष्ट्रीय गीत का स्टेटस बड़ा है। मीन्स इक्वल स्टेटस है दोनों को। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था एंड गिविंग इक्वल स्टेटस टू दैट ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के बराबर ही से स्टेटस मिला है। अब यह है क्या? वंदे मातरम। आपको पता होगा, इसीलिए ज़्यादा उस पे पंक्तियों पे नहीं जा रहा हूं। वंदे मातरम यह किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में और पब्लिश किया था 1882 में। आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम। इट वाज फर्स्ट संग इन 1896। पहली बार इसे गाया गया 1896 में एट कलकत्ता सेशन, कांग्रेस सेशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंदो घोष ने। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने। एक बात और ध्यान रखिए, इसको सॉन्ग में यह पोयम था, वंदे मातरम में कविता था, लेकिन राष्ट्रीय गीत, अब गीत बोलते हैं, गीत मतलब सॉन्ग, तो द पोयम वाज कंपोज्ड इनटू सॉन्ग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब पोयम को लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन उस पोयम को, उस कविता को गीत में कन्वर्ट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मीन्स द पोयम वाज कंपोज्ड इनटू अ सॉन्ग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर पहले है क्या ये तो जाने। तो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। कौन सा? शक संवत। शक संवत दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत
राष्ट्रीय कैलेंडर है। और राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था दोस्तों 22 मार्च 1957 को। लेकिन 22 मार्च 1957 तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में ऑप्शन दिया है, दे सकता है, ग्रिगोरियन में भी दे सकता है और शक संवत में भी दे सकता है। तो 22 मार्च 1957 हमारे कैलेंडर जो हम फिलहाल यूज करते हैं। लेकिन अगर शक संवत के हिसाब से देखेंगे तो 1 चैत्र 1879, 1 चैत्र 1879 को। क्यों 1879 हो गया? क्योंकि शक संवत को स्टार्ट किया गया था दोस्तों 78 एडी से, 78 एडी से। तो अगर आपको शक संवत में पहुंचना है नॉर्मल कैलेंडर से, जो हमारा कैलेंडर है, तो हमारे कैलेंडर में से शक संवत बराबर ग्रिगोरियन कैलेंडर मीन्स अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर या संयुक्त राष्ट्र संघ का कैलेंडर मतलब नॉर्मल कैलेंडर माइनस 78 कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे शक संवत पर। अब अगर नॉर्मल कैलेंडर में आप 57 ऐड कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे विक्रम संवत पर। आप पहुंच जाएंगे दोस्तों विक्रम संवत पर। एक बात और ध्यान रखिए कि 22 मार्च 1957 को इसे अडॉप्ट किया गया था क्योंकि 22 मार्च को 1 चैत्र था। शक संवत के 12 महीने आपको याद ही होगा जो गांव में लोग यूज करते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है वह यह है कि शक संवत हिंदू कैलेंडर है, जबकि ऐसा नहीं है। शक संवत एक हिंदू कैलेंडर नहीं है बल्कि एक सेकुलर कैलेंडर है। सेकुलर मीन्स होता है धर्म निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष कैलेंडर है। विक्रम संवत जो नेपाल में चलता है एक हिंदू कैलेंडर है और इसी विक्रम संवत मीन्स होता है कैलेंडर की हिंदी होती है दोस्तों संवत। विक्रम संवत ही हमारे दिवाली होली में जो पंडित जी पढ़ करके दिखाते हैं आप लोगों को, तो वो विक्रम संवत से ही दिखाते हैं। और अब चूंकि 1957 जो है यह एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, एक नॉर्मल ईयर में 1 चैत्र हमेशा 22 मार्च को पड़ता है। 1 चैत्र हमेशा 22 मार्च को पड़ता है। मतलब हिंदी वाला जो इंग्लिश वाला महीना है उसमें 22 मार्च को 1 चैत्र पड़ता है और उसमें फिर 30-30 दिन ऐड करते जाइए। मीन्स मार्च से शुरू होता है शक संवत इस कैलेंडर के। लेकिन हालांकि शक संवत के महीने मार्च अप्रैल मई जून नहीं है। शक संवत के महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। चैत्र से शुरू होता है फाल्गुन पे जाके खत्म हो जाता है जिसे फागुन बोलते हैं। शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें सारे दिन 31 डेज के होते हैं सारे महीने, और लास्ट के जो 6 महीने उसमें सारे डे केवल 30 डेज के होते हैं। लेकिन केवल जो चैत्र वाला महीना है दोस्तों इसमें भी जो हमारा फरवरी में 28-29 की होती है, इसी प्रकार से इसका जो चैत्र है वो 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। 31 का होता है लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 30 का होता है। तो 1 चैत्र 22 मार्च को नॉर्मल ईयर में पड़ता है, 1 चैत्र 21 मार्च को लीप ईयर में पड़ता है। अब चूंकि 1957 एक नॉर्मल ईयर था इसलिए 22 मार्च को 1 चैत्र पड़ा था। अगर लीप ईयर होता तो आज हम जीके में पढ़ रहे होते 21 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था, लेकिन ऐसा था नहीं तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब शक संवत के बारे में एक चीज जान लीजिए, इसे शुरू किसने किया था? तो कुषाण वंश का एक राजा था, उसका नाम था कनिष्क। इसी ने इसे शुरू किया था 78 एडी में। कनिष्क हालांकि शक वंश का नहीं था, एक शक वंश भी है, शक वंश का नहीं था, फिर भी उसने शक संवत क्यों स्टार्ट किया? स्टिल एनी हिस्टोरियन डू नॉट नो। कोई भी इतिहासकार अभी तक इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। अब इसे राष्ट्रीय पशु तो हम बोल दे रहे हैं, इंग्लिश इसका जानना आवश्यक है। इसका इंग्लिश है नेशनल टेरेस्ट्रियल एनिमल। नेशनल टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है भारत का? राष्ट्र बंगाल टाइगर। कब से है? 1973 से। 1973 में भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, LION लायन। 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। 1973 से ही पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। भारत का 1973 के पहले राष्ट्रीय पशु मीन्स राष्ट्रीय नेशनल टेरेस्ट्रियल एनिमल लायन था, LION लायन।
मतलब शेर था। लेकिन फिलहाल ये बंगाल टाइगर है और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय धरोहर पशु मीन्स नेशनल हेरिटेज एनिमल, कहीं कहीं राष्ट्रीय विरासत पशु भी लिखा रहेगा। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु दोस्तों भारतीय हाथी है। भारतीय हाथी। हाथी भी दो प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। तो जो भारतीय हाथी है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पशु केवल आ जाए एग्जाम में तो रॉयल बंगाल टाइगर, या राष्ट्रीय नेशनल टेरेस्ट्रियल एनिमल आ जाए तब भी रॉयल बंगाल टाइगर। हाथी है और इसे कब एडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथी को? 22 अक्टूबर 2010 को। 22 अक्टूबर 2010 को। इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है दोस्तों डॉल्फिन। पूरा नाम है गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन, यही डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन। इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनिस्टा गैंगोटिका। प्लेटिनिस्टा गैंगोटिका भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। और डॉल्फिन की एक खास बात यह है कि ये ब्लाइंड होती हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है जो राष्ट्रीय पशु है। और एक खास बात यह है जिस प्रकार से दोस्तों ये जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक मतलब जहां पर प्रदूषण रहेगा वहां लाइकेन नहीं रहेगा, जहां प्रदूषण नहीं रहेगा वहां लाइकेन रहेगा। तो एक अच्छे एक्वाटिक इन्वायरमेंट का की इंडिकेटर है डॉल्फिन। मीन्स अच्छे जलीय वातावरण का इंडिकेटर है डॉल्फिन। ठीक उसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एरियल एनिमल। नेशनल एरियल एनिमल क्या है? इंडियन पीकॉक, भारतीय मोर। इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस साइंटिफिक नेम मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं। अब इसे राष्ट्रीय हवाई पशु को राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। राष्ट्रीय हवाई पशु को राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। तो क्या है? मोर है, पीकॉक, इंडियन पीकॉक। ऑप्शन सही होगा बी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का बरगद का पेड़। कौन सा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़ या इंडियन बनियान। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेन गैलेसिस। फाइकस बेन गैलेसिस, बरगद का पेड़। तो विकल्प सही होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको पता होगा कमल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि भारत का राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर लोटस है। क्लियर? गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, जिस प्रकार हॉकी को नहीं डिक्लेयर किया है, ड्रिंक को नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प वास्तव में कोई नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन बाय कन्वेंशन, बाय ट्रेडिशन लोग बोलते हैं तो कुछ न्यूज़पेपर इधर उधर चीजें निकल जाती हैं और वहीं से क्वेश्चन भी लोग जो एग्जामिनर होते हैं उठा लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है कमल तो कमल आप लगाएंगे, अगर यहीं पर सूरजमुखी की जगह विकल्प रहे इनमें से कोई नहीं तो आप इनमें से कोई नहीं बेस्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसे अडॉप्ट नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल है आम। इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर? मैग्नीफेरा इंडिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की नेशनल रिवर है गंगा।
अब गंगा के बारे में आप जानते होंगे, फाइव टीयर स्ट्रक्चर ऑफ गंगा है, जैसे नेशनल गंगा काउंसिल, एक्स ऑफिशियो पीएम होता है, ये सब चीज़ें जाननी आवश्यक नहीं है। नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा, ये सब आपने सुना होगा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब हमको नहीं है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, यह ऑफिशियल है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप या रेप्टाइल्स कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है किंग कोबरा, जिसे नागराज बोलते हैं। संसार का सबसे लंबा विषधर सांप है ये। संसार का सबसे लंबा विषधर सांप है किंग कोबरा। यह भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। यह भारतीय संस्कृति में एक पवित्र जानवर माना जाता है। वे भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर हिस्से में यह पाया जाता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, यह भी एक अपने आप में प्रश्न है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर इस आप में से कोई इसे बता सकता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं बता पाता है तो पूछे, हम उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे, अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारत देश तो ठीक है, उपमहाद्वीप में कौन क्या है, ये कंसेप्ट ही क्या है, आप इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? नेशनल वेजिटेबल पंपकिन। नेशनल वेजिटेबल है दोस्तों पंपकिन, हिंदी में इसे कहते हैं कद्दू, जिसे भारतीय कद्दू भी कहता है। भारत में सबसे लोकप्रिय और एक राष्ट्रीय सब्जी के रूप में इसे पहचान मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपको पता है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की कई राष्ट्रीय मुद्रा है, ऑप्शन सही होगा सी, आर मीन्स रे, भारतीय रुपया। अब वो सिंबल का कोई नाम नहीं है कि इसे रे बुलाएं, आर बताएं, बस इसको ये बुला सकते हैं भारतीय रुपया। क्या बुला सकते हैं? भारतीय रुपया। अब इस भारतीय रुपये को डिजाइन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में आता है। तो इसे डिजाइन किया था उदय कुमार ने, डॉक्टर उदय कुमार ने। इसे एडॉप्ट कब किया गया? 15 जुलाई 2010 को आरबीआई के द्वारा इसे एडॉप्ट किया गया। 15 जुलाई 2010 को इसे अडॉप्ट किया गया था। इसके पहले हम भारतीय रुपये, जब तक हमारे पास सिंबल नहीं था, हम लिखते थे INR, इंडियन नेशनल रुपीज, ये लिखते थे INR। जब तक हमारे पास ये वाला सिंबल नहीं था तब तक हम लिखते थे। अब इस सिंबल का मतलब क्या है दोस्तों? मीन्स पहले हमारा ISO कोड था, वही INR। अब इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल को डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था, 2010 में इसे अडॉप्ट किया गया 15 जुलाई 2010 को। लेकिन ये दो हॉरिजेंटल लाइनें क्या प्रदर्शित करती हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये जो दो हॉरिजेंटल लाइनें हैं ये प्रदर्शित करती हैं दोस्तों नेशनल फ्लैग को, एज वेल एज इक्वल टू साइन को। मीन्स जो इक्वल टू साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, इसको भी प्रदर्शित करते हैं और नेशनल फ्लैग को भी प्रदर्शित करती हैं। तो विकल्प में से कुछ भी मिल जाए तो आप लगा सकते हो। अब ये आर है क्या, ये भी कभी कभी आता है। ये जो बना है ये कैसे बना है, किसका अमलगमेशन है या किसका मिक्सचर है? मिक्सचर वर्ड यहां पर करेक्ट नहीं है, अमलगमेशन इज ए करेक्ट वर्ड हियर, बट दिस इज द अमलगमेशन ऑफ हिंदी का रे, मीन्स हिंदी का रे और रोमन का आर। हिंदी के रे और रोमन के आर को जब मिलाया गया है आपस में, तब ये सिंबल निकला है। हिंदी के रे को रोमन के आर से जब मिलाया गया है तब ये सिंबल हमको मिला है। मीन्स नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज अमलगमेशन ऑफ देवनागरी हिंदी का रे और रोमन कैपिटल लेटर का आर। मीन्स रे प्लस आर इक्वल टू नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। अब इसको मिलाया गया है तो यहां पर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे किया है, इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें नहीं है दोस्तों। डिटेल इंफॉर्मेशन की कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को किसने लिखा? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा अभी यह भी ऑफिशियल नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को अडॉप्ट नहीं किया है कि यही हमारी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। फिर भी बाय कन्वेंशन जो हमारे स्कूल होते हैं कुछ CBSE बोर्ड के, उसके आधार पर इसे भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा माना जाता है। किसे? अभी मैं आपको बतला रहा हूं। पहले ये जानिए किसने इसे लिखा था भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का। तो पिद्दिमरी वेंकट सुब्बाराव।
पिद्दिमरी वेंकट सुब्बाराव ने इसे लिखा था। तेलुगु भाषा में इसे लिखा था, ओरिजिनली इसे तेलुगु भाषा में लिखा था। कब लिखा था? 1962 में। कब लिखा था? 1962 में। इसका पहला सार्वजनिक पाठन 1963 में विशाखापट्टनम के एक विद्यालय में किया गया था। विशाखापट्टनम के एक विद्यालय में इसका पहला सार्वजनिक पाठन किया गया था। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ है? भारत में। सीबीएसई ने इसे विद्यालय में प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। 24 जनवरी 1965 से सीबीएसई के हर विद्यालय में इसका पाठन किया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है या राष्ट्रीय शपथ जो है, भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है दोस्तों। भारत का जो गणराज्य है उसके प्रति निष्ठा का शपथ है। और हिंदी में भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। आगे स्क्रीनशॉट लेकर के आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा, यही भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसे एडॉप्ट नहीं किया है। तो अगर विकल्प में रहे कि नन ऑफ दीज, तो वही बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल चीजें ही कंसीडर की जाती हैं एग्जाम में। लेकिन यूपी टेट का एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि यूपी टेट के एग्जाम में अगर भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पूछे तो वही इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब यही इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, यही इसका इंग्लिश वर्जन है। क्लियर? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को किसने लिखा था? वेंकट सुब्बा राव ने लिखा था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ये सब मैं बतला चुका, तेलुगु में लिखा था 1962 में, एक विद्यालय में इसे पढ़ा गया, ये सब चीजें मैं आपको बतला चुका। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। आश्चर्य होगा आपको, क्यों? क्योंकि आप अब तक हॉकी जानते थे, लेकिन आप गलत जानते थे। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी खेल को राष्ट्रीय खेल डिक्लेयर नहीं किया है। बाकी बाई ट्रेडिशन ओलंपिक में 7-8 मेडल, गोल्ड मेडल जीतने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। न्यूज़पेपर में क्या छपता है? न्यूज़पेपर में दोस्तों वही छपता है जो लोग बोलते हैं, मीडिया वाले वही छाप देते हैं। लेकिन फिलहाल जानिए, अगर विकल्प में नन ऑफ दीज है या इनमें से कोई नहीं है तो वही बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर विकल्प में हॉकी है, टी है, कुछ ऐसे है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी, तो हॉकी लगाएंगे। लेकिन अगर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और इनमें से कोई नहीं हो तो बेस्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इसे अडॉप्ट नहीं किया है राष्ट्रीय खेल को। क्लियर? ऐसे ही भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की नेशनल स्वीट्स जलेबी को लोग मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसे भी अडॉप्ट नहीं किया है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। भारत का नेशनल ड्रिंक कौन सा है? नेशनल ड्रिंक टी को लोग मानते हैं, लेकिन दोस्तों इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। हालांकि जयराम नरेश, एक आदमी थे जयराम नरेश, प्रपोज्ड टी एज ए नेशनल ड्रिंक बट नॉट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जयराम नरेश ने प्रपोज किया था, एक प्रस्ताव रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि टी को यानी चाय को नेशनल ड्रिंक घोषित कर दिया जाए ऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली अभी तक नहीं किया गया। फिर भी बाय कन्वेंशन अगर ऑप्शन में आता है तो आप टी ही लगाएंगे, चाय ही लगाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी नहीं है ऑफिशियली, नेशनल ड्रिंक टी नहीं है, नेशनल स्वीट जलेबी नहीं है। एक क्वेश्चन और जान लीजिए, है नहीं यहाँ पे। नेशनल लैंग्वेज कौन सा है? तो नेशनल लैंग्वेज, भारत का नेशनल लैंग्वेज दोस्तों कोई नहीं है। भारत का नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल में राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं, लेकिन अगर ऑफिशियल भाषा कहे तो ऑफिशियल भाषा हिंदी है। ऑफिशियल मींस राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। और ये बिल्कुल अगर ऑप्शन में रहता भी है हिंदी, तब भी नेशनल लैंग्वेज आपको लगाना ही नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, राजभाषा है, बट नेशनल भाषा नहीं है। एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए। और एक नेशनल स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, नेशनल स्क्रिप्चर लोग भगवत गीता को बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवत गीता भी नेशनल स्क्रिप्चर नहीं है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसे भी अप्रूव नहीं किया है। भगवत गीता नेशनल स्क्रिप्चर नहीं है। हाँ, एक चीज नेशनल है जो शायद आप लोगों को न पता हो, नेशनल माइक्रोब्स यानी राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव,
MICROBES। नेशनल माइक्रोब्स क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस। लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, बुल्गैरिकस। यही भारत का नेशनल माइक्रोब्स है। गिवन स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन 2012, मीन्स पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2012 में इसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया। 2012 में किसको? नेशनल माइक्रोब्स, राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा 2012 में कि लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस नेशनल माइक्रोब्स है। तो ये चीज मैं क्वेश्चन में नहीं ऐड कर पाया, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया अभी, तो मैंने आपको बतला दिया कि भारत का नेशनल माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ना पसंद आया हो, डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मुझे सुधार कितना करना है, आप कहां तक संतुष्ट हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर मिलाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद पाएंगे कि 2-4 प्रश्न, 2-4 नहीं, मतलब हर साल एक प्रश्न तो इस वीडियो से आता ही है। अगर आपको यूपी टेट में आप 1 नंबर से फेल हो रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर इस टॉपिक से आप सही नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो 100% पास आप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव होगा, किसी प्रश्न पे कोई कंफ्यूजन होगा, कोई आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें मैंने अलग ढंग से बतलाई हैं, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं अपने आप में जो भी मैंने बतलाया है वो 100% ट्रुथ है। इसे आप कहीं से भी गूगल ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने जो बताया है वही सही है, इसके अलावा जो मैंने बताया उसके इतर अगर उस टॉपिक पे आप कुछ भी जानते हैं तो वो गलत है। ये इतना आप विश्वास रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।